दिवाला। रूपमती मेरी नंद जवान हो चुकी थी। उसकी जवानी का सबूत शरीर ही न था, उसका लक्षण भी थे। वो उसकी चौंक के बात करता था, बेवजह हंसता, बेसबब किसी की दिलगिरी, बदगुमानी, और फिर सबसे बड़ी बात, खामखा की राजदारी। मुझे ये दुनिया मुझे ये देना कभी अच्छे की बात ना मालूम होती है। ये दुनिया कभी अच्छे की बात ना मालूम होती है, और ना ही उसमें कोई बहुत बड़ा भेद दिखाई दे दिया। हाँ, 12 साढ़े 12 की तो थी जब बापू ने नोएट से मुझे उठा लिया, कानोनेट से मुझे उठा लिया और शादी कर दी। और इधर शादी हुई, उधर मैं मंदिरों की उस बस्ती में, देवल नगरी में चली आई। ये नीचे चुने गंज में गोल गोल शीशे टिके हैं और साज की लकड़ी का बड़ा फाटक है। सब जभी हाँ बिना सब जभी बना था। हाँ, लोहे के ये मोटे मोटे कील बाद में गाड़े थे, और दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति ये भी बाद ही में बनी थी। मैं यहीं हवा महल के इस नज़ारे पे बैठी थी। होठों काला खा लखोटा मुझे खुद बुरे लग रहा था, मगर ससुर जेठ वगैरह सभी बड़ी पेड़ी पे गए हुए थे। हाँ, दवा भी मंदिर से नहीं लौटी। बार काबू आ गए तो अपना घर से सोने की ईंटों से भर जाएगा। अगरचे बहुत सो के दिवाले निकल जाएंगे। खाता पीता घर। यहाँ सभी फैशन के तौर पर काम करते थे, खाई पकाई के अलावा और क्या था। सुबह होती तो हम सोचते क्या पकेगा, दोपहर थोड़े कपड़े उधर उधर फेंकने के बाद शाम क्या पकेगा। कोई पूछे, घूम फिर कर अरहर और उड़द ही की को पहचानता है तो वाह वेला कैसा। वही रोज़ की बातें, रोज़ के चेहरे। सास मेरी देखने में बुरी नहीं, लेकिन कभी भंगन ही उससे अच्छी लगने लगती। इसलिए जब घर फिर से जी आता, अदब जाता, तो मैं भी यहाँ आ बैठती। तुमने देखा है ना नाना बालू की माँ, ये इंचार्ज हैं। नीचे से यूं ही सा लगता है, मगर है रामायण का पुष्प। बुआन एक 8 कलिया कमल लाल सीमेंट का जिसे थामे खड़ा है। घर की तरफ बैठ कर देखो तो नीचे बाजार में सब आ जा रहे दिखाई दे पड़ते हैं। भंगी चमार, खाद के नए कारखाने में काम करने वाले हुजूर, यूं गरीब पर बदन में मेहनत का सुरूर, हैं चेहरे पर सेहत का नूर, हैं सीना ताने हुए यूं मालूम होते हैं जैसे चट्टान से चट्टान फोड़ने जा रहे हों। इस बात की भी परवाह नहीं, मजूरी के मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर एक्के वाले जिनकी छाती के तसल्लों में गालियां ही उबलती रहती हैं, दूसरों को तो कम ही देते हैं। अपने जानवर को ज़्यादा, अपने आप को सबसे ज़्यादा, और उस पर बड़े खुश मारी करते जा रहे हैं। तेज़ तेज़ जैसे सवार यूरोप से किरणें फेंकते उमड़ता है। इधर चाबुक लोग यूं इधर उधर भागते हैं जैसे रात को इराद दिन होते ही कोठरियों में मेले कुचले कपड़े और नालियों में जा छिपता है। मुनीम दलाल सीटी धोती का पल्लू समेटते हुए एक तरफ हो जाते हैं, मगर जो बीच सड़क के जा रही हैं तो अपनी लाइन हर वक्त बैठे रहने से जिनके पेट में हवा पीछे मालिश के
लू दे चले आए हैं, जैसे किसी ने बड़े बड़े तकिए बांध दिए हों। चलती हैं तो पीछे से बुधवीर का जाप होता है। परात घिरी की हाथ में, हांडी जी हाथ में, दुनिया जहान से बेखबर, बराए नाम घोंघट गाढ़े, पता नहीं किसी मंदिर को जा रही हैं। बड़े से बड़ा लोहे का डंडा भी उस रास्ते के पत्थरों को नहीं हटा सकता। फिर अपनी जात बिरादरी के सेठ जात, बाहर के व्यापारी जिसके हड्डियों तक में पानी पड़ गया है, बीच रानों के थैलियाँ जिसकी तनाव हैं तक कमर में बंद रखा है। हाँ, तस पे छोकरियों को घूर रहे हैं, घूरते मुस्टंडे भी हैं, लेकिन एक की निगाह में पल पड़ने वाला प्यारा और आशा, दूसरे की नज़रों में घुन और निराशा। हाँ, छोकरिया भी उससे नहीं शर्माती। शर्माए किन से? ऐसी बातें देखने की जियो और भी घबरा जाता। फिर मैं सामने देख लेती हूँ, पूरा मारवाड़ नजर आता है, पत्थर ही पत्थर, बालू ही बालू। सूरज की रोशनी आ पड़ती है तो बालों की कनी कनी सी दमक उठती है। मालूम होता है अनगिनत महरी पड़े हैं, उठा लो और अंदर बाहर सब भर लो। वैसे भरकार सोना रोना रूपा इसी धरती में चला आया है। हाँ, देश भर का रोपा इसी सोना और रुपया इसी धरती में चला आया है। बस यही थोड़ी चमक दमक है, हरियाली कहीं भी नहीं। कहीं कोई झाड़ी या किसी कुशल धूप दिखाई दे जाते हैं, लेकिन दरख्त नाम को नहीं। दरविंदिहा के आंगन में कोई तंस्टा का मखमल वही नीचे से टंडमंड ऊपर तक एक घपा सा है, वहीं दिल की धड़कन तेज कर रही है। मैं कहती हूँ कि कोई हमारे सब सोना ले ले और हरियाली दे दे। मानमती मेरी सास मुझे हमेशा, मानमती उसकी सास रहती है, मानमती मेरी सास मुझे हमेशा यहाँ बैठने से मना करती है, लेकिन जब भी मैं यहीं बैठती हूँ जिद के साथ, ठेंगे की तरह उसका कहना है, हाँ, खिड़की में बैठना काम नहीं बहू बेटी का। खिड़की में बैठती है तो गंगा मैं कहती हूँ यही हिसाब है। तो फिर हमारे तरह की सभी घरेलू औरतें गंगा देसिया हैं, वेश्या हैं। हमें खिड़की की झुर्रियों का भी ना मिले तो उससे भी मर जाएं, है ना बालू की माँ। खिड़की के लिए औरत होना हो, औरत के लिए खिड़की बड़ी ज़रूरी है। लेकिन उस दिन हमें कौन टोक सकता था? गोकुल अष्टमी का दिन था। गोपियों के का मन आज लुई उमंग की तरह बाहर चली आई थी, तरंग की तरह नाचती गाती बल खाती जा रही थी सानोलो दास के मंदिर की तरफ। उसमें औरतें बहुत थीं, हाँ, जिसे उसे बिना सब अधूरे हैं। धक्के पड़ते तो हाँ, बुरा बुरा मुंह बनाए थे, ऊपर से गालियां देती फिरती हैं। ऐसा ना होता तो बाहर ही क्यों निकलती? ये अजीब बात है, हम औरतें जिसके बाप को पसंद नहीं करती, आखिर में वही करती हैं। हो सकता है गलत कह रही हूँ, मगर हमारे मन का पसारा अनोखा ज़रूरी है। ज़रूरी है। मर्दों को इस बात का क्या बता, वह तो ज़रा पढ़ लिख करके भी जंगलू ही रहते हैं।
बस सीधे हाँ फुला काम करो, नहीं मारो मारो मार देंगे, या खबरदार। हाँ सावित्री के साथ मंडियों को गई। वो अच्छी औरत नहीं, होटलों में जाती हैं। कोई पूछे तुम्हें कैसे पता है जी, बेचारे हमें जाने क्या समझते हैं। नहीं जानते, जितनी देर में उसके हाँ दिल में एक ख्याल आता है, हमारे मुंह से 20 यूं होके निकल जाते हैं। हाँ तो उसके दिन सभी औरतें खिड़कियों में चली आईं। जड़मुट अंग बांगरी और गहनों की नुमाइश थी। सब अजीब सी नज़रों से नीचे बाजारों में देख रही थी। पल्लू सर से हटते हुए चूड़ियाँ नीचे लटकी हुई थी। यूँ मालूम होता था जैसे सीढ़ियाँ हैं जो घर के भेदी से लटका रखी है, ताकि बाहर का चोर उनके सहारे चला आए और आंखों की खिड़की से अंदर को कूद पड़े। फिर क्या है, सामने तिजोरी पड़ी है, ताली घर वाले के पास, हिम्मत तो तोड़े। हाँ तो मैं अकेली ही बैठी थी। कहाँ रूपमती सास दव्वा सभी आ गई। जभी पता चला, दव्वा तो कब से आई बैठी थी, कहीं अंदर के मंदिर में घंटी बजा रही थी। दव्वा और सास दोनों बाहर देख रही थी। चेहरे पर कोई असर नहीं, मुंह भरें लिफाफों की तरह, जैसे दवा और छड़ियों नहीं बेचने वाले को वापस वहाँ रूपों का मुंह खुला था। मैंने कहा, रूपू तू इधर आजा अच्छी मेरे पास। बोलो, नहीं भाभी मैं ठीक हूँ। पीछे से दव्वू बोली, अरे प्यार से बुला है तो भाभी जाती क्यों नहीं। रूपो ने शक भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा, गोया मुझे इसकी कोई बात पता चल गई या ना चल जाएगी। मैंने यूं देखा जैसे नहीं चलेगी, और फिर उठकर मेरे पास आ गई। मैंने जो अपनी बाहें उनके गर्दन पर डाली तो पता चला उसके कूल्हे कितने बड़े हो गए हैं। 1 साल पहले ही रूपो कुछ भी ना थी, अब सभी कुछ है। अभी उसने उससे प्यार की एक बात भी ना की थी कि सास की आवाज़ आई, बहू सर ढक अपना, कैसे बैठी है। मैंने उसी दम अपना हाथ खींच लिया और सर ढकने लगी। मैं तुम्हें सच कहती हूँ बालू की माँ, मुझे पता ना था। मेरे सर पर कपड़ा नहीं, नंगी ही बैठी हूँ, औरतों की तरह जो सामने बुखारचे में खड़ी थी। तन मन सभी को हवा लगवा रही थी। मैं फिर दोनों हाथ रखे यहाँ खिड़की में टिका और फिर थोड़ी ही रख नीचे देखने लगी। मुझे अब औरतें तो कहीं कहीं थीं, मर्द ही मर्द थे। चहूँ और कोई लंबा, कोई नाटा, कोई छोटा, कोई मोटा। किसी से दाढ़ी बढ़ा रखी है तो कोई सफाचट। किसी ने सर की बालों को पलट बनाकर कंधे पर फेंक रखे हैं, कोई बांध रखे हैं और थूक रही हैं। कोई बीड़ी की राख पटकी सी गिराता है, कोई लड़ता है, कोई गाली देता है, कोई गाली खाता है। लेकिन ऊपर को सब देख लेते हैं, बिजली के तारों की तरह। इस साल कुछ ज़्यादा ही मर्द थे। एकदम ये इतने कहाँ से चले आए। फिर मैंने सोचा, आखिर माँ ही ने पैदा किए, आसमान से तो नहीं टपके। बीच में एक छत सा बंधा था, बाकी के सब उसके इर्द गिर्द अड़े खड़े थे। उनके सरों पर कोई 7 गज की ऊंची एक रस्सी लटकी रही थी, जिसका सर निगोड़ों की घर और दूसरे चंदवाड़े की सीट के बाहर हाथ से बंधा था। उस रस्सी के सहारे बाजार के आइन बीच मटकी लटक रही थी। ये वही मटकी थी जिस पर माता जसोदा मक्खन रख दिया करती थी और ऊपर टांग देती थी।
हाँ, समझती थी नटखट उस तक नहीं पहुंच पाएगा, मगर वह ऐसे साथियों से कंधे पर चढ़कर बीच पहुंच जाता था। तो उसके घेर में से निकलकर कुछ आदमियों ने दूसरों के कंधे पर चढ़ना शुरू कर दिया और फिर एक दूसरे के गले में बाहें डाला और अंदर की तरफ से मुंह करके हाँ खड़े हो गए। फिर दूसरे ऊपर आया, 3 आदमी को ऊपर पहले 6 के कंधे पर चढ़कर खड़े हो गए। आखिर भीड़ में से सानोले रंग का एक जवान लड़का निकला, फुर्ती से बाकी सब के ऊपर चढ़ गया, जैसे वो मर्द नहीं। सीढ़ी में हाँ शिखर पर पहुंच के वो खड़ा हो गया। उसकी कमीज मैली थी और उसका रंग गरहुआ था, बटन खुले थे। मैं तो सबसे सबसे बात कर सकती हूँ बालू की माँ, जैसे तुम मुझसे करती हो। मेरा दिल धड़क उठा, इसलिए भी कि उसके पैर भी नहीं जमे थे, उसके पैर अभी नहीं जमे थे। वह गिर भी सकता था। एकदम उसके पैर थर्राए और झुक गया और फिर उसे दम तन के खड़ा हो गया। अब उसके पैर जम गए थे। लोगों में एक शोर सा मच गया और वहाँ खड़े होते हुए उस लड़के ने सीधा उसकी तरफ देखा जहाँ मैं बैठी थी। एक बिजली सी मेरे बदन पे दौड़ गई। फिर उस लड़के ने दोनों हाथों के बीच एक दूसरे में गाड़ दिए और उसके ऊपर उठाकर हाथ हिलाए संभाला। मुझे यूं लग रहा था जैसे लहू मेरे मुंह को आ रहा है। मेरी कनपट्टियां तक कांपने लगे। आखिर उसने आखिर उसने एक हाथ ऊपर करके मटकी थाम ली। लोगों में खुशी की एक लहर दौड़ गई और मटके तक पहुंच गया। अब उसने दोनों हाथों से उसे थाम रखा था। उसने फिर उस तरफ देखा जहां मैं बैठी थी। वो रूपो बैठी थी, हाँ, सास और दव्वा भी बैठी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे ही तरफ देखकर मुस्करा रहा है, जैसे वो मुझे जानता ही है। उसने उसे कभी देखा है, लेकिन जानने कैसे पुरानी बात है जिसमें समय तो ने तस्वीर ढूंढ डाली है, लकीर सी रह गई है। मैंने चोर नज़रों से रूपो की तरफ देखा। वह अभी तक मुंह खोले बैठी थी, जैसे बच्चे तमाशे में खोल कर बैठते हैं। मुझे यूं मालूम हो रहा था जैसे मेरा बदन जल रहा है, उसमें सींग निकल रहे हैं थे। आसपास बैठी औरतों को लग रही थी। मुझे यकीन है मुझसे बू उठ रही थी होगी, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। अब तक मेरी जिठानी भी आ बैठी थी। एक मैं ही थी जिसके लाख गिरने पर भी कोई बच्चा ना हुआ, और एक थी हर साल जिसे पेट से एक कीड़ा बाहर चला आता, और एक वो भी जैसे हर चीज़ गलाजत से पटी बड़ी मालूम होती थी। हर वक्त हाथ मुंह कपड़े धोती रहती थी, ख़ास तौर पर नल। अब भी वो नल को राख से मान कर हाथ धोती हो चली आती थी। हाथ तो लिए से पोंछे थे, क्योंकि घर में हर आता जाता उसी तौलिए को इस्तेमाल करता था। आकर इसलिए गीले हाथ भी झटके तो पानी के छींटे मुझ पर पड़े। यूं लगा जैसे उड़ लगी धरती पर बरसात के पहले बूंद पड़ी हो और भीग से उड़ गया। मैंने मुड़कर देखा, रूपो जा चुकी थी। शायद मेरे पास बैठकर उसे सींग लग रही थी, या फिर वही उसकी भेद भरी बातें कभी पता न चला अगले दम क्या करेगी। इत्तेफाक से नज़रें नीचे किए तो वह उसे साज के फाटक से बाहर खड़े थी और इष्टमी के जुलूस को देख रही थी। जभी वो लड़का लंबे लंबे हाथ डालकर मटकी को पानी को बाहर कर रहा था। फिर वह हाथ मार मार कर टटोलने लगा, मगर वह मटकी जाने किस मटकी से बनी थी कि टूटती ही ना थी।
आखिर उसे मुक्के मारने पड़े, मुक्के मारने लगा। जब उससे भी ना टूटी तो उसने मटकी में अपना सर दे मारना शुरू कर दिया। जाने क्या हुआ, मेरे मेरी मेरी आंखें अब से आप बंद हो गई। फिर थोड़ा खुली तो वह अभी तक सर मार रहा था। उसने पहले भी फिर आंखें लौट लेती मटकी फोड़ चुके थे। हाँ, लोग शोर मचा रहे थे। लड़के ने चारों तरफ देखा, उसकी सर को लगी ज़रूर थी, मगर चेहरे से उसने कोई बात जाहिर न होने दी। उसने जेब से रुमाल कचीला, एक रुमाल निकाला और गर्दन पोंछ ली। फिर उसे अपने आप झुककर हौले हौले नीचे उतरने लगा। उसके पैर कांप रहे थे। नीचे के पैर पर पहुँच कर वो लड़खड़ा गया और गिरा। मैं लपकी, मगर बेशुमार लोगों से हाथ फैलाकर उसे बचा लिया। दवा ने मेरी तरफ देखा और हंस दी। सास ने तेवर चढ़ा लिए। मैं वहीं बैठी की बैठी रह गई। नीचे देखा तो वो लड़का कहीं भीड़ में गुम हो चुका था। मैं यूं नहीं मूर्खों की तरफ इस तरह देखती रही। जी चाहा नीचे लपक जाऊं और रास्ते ढूंढ ढांड के पूछूं, कहीं बहुत तो नहीं लगी। मगर मैं यहाँ से एकदम कैसे जा सकती थी? बाहर सदियों की बनी रस्म को पल भर में कैसे तोड़ती थी? मन को मार के यहीं बैठी सोचती रही। रात आ गई, अष्टमी की रात। मेरी तबीयत जब तक बहुत बोझल हो चुकी थी। हाँ, तंग का तोड़ दोहरा ना किया था, लेकिन इतनी थक गई थी कि बस आज घर में एक ही चीज़ काम कर आई है। अरहर की दाल ना पकी थी और ना उड़द ना गढ़ी। मेरे जेठानी ने कटहल की वह प्यारी सी सब्जी बनाई थी कि ज़बान से लग ना जाती थी। बिल्कुल मज़ा था। माँ बालू की माँ, तुमसे क्या छुपाना। मैंने मांस खाया है, चोरी चोरी कई बार खाया है। रूपो आए वैसे भी बेवजह हंसती हुई यहाँ बिस्तर से उठ और फिर हो जाता है, लेकिन वह हक के अपने सुबह बानों में उधर से उधर जाती रहती है। इतनी चहक उसमें कहाँ से चली आई है? मेरी तरफ देखकर वो शरारत से मुस्कुरा देती कर बोलती है, भाभी कब आने वाले हैं छोटे भैया? मैंने कहा, क्यों? रूपो समझती थी कि उसके भाई के नाम पर मैं शर्मा जाऊंगी, जैसे वो दूसरी औरतें अपने मर्द के नाम पर शर्मा जाती है। मगर हमारी शादी अब कोई नई बात ना थी। शर्माने की इतनी बात ही क्या कहाँ रही थी? रूपो बोली, पता भी है आज हिंडोले का झांटा देने को आसमान से जागती हूँ। मैंने बेजारी से कहा और चुप हो गई। रूपो, जन्माष्टमी के दिन मुझे अपने भैया को हिंडोले में बैठाकर बड़ी खुशी हुई थी। पता नहीं उसे क्या स्वाद आता था। शायद ये समझती होगी कि राधे शाम की जोड़ी है। जब कहीं लंबा और तेज झांटा देती तो मैं डर कर उसे चिमट जाती और रूपा देखकर बहुत हंसती है। जेब में से एक दो बार गिर गई और फिर मुझे बच्चों की जहर खा कर घटिया जगह जगह पर फेंक रखती थी। एक मेरी सर में घुस गई थी, जिससे मैं विद्या दवा बैठी है, हर किस्म की शरारतें करती रही हैं। कभी वह मेरे भजन गाने लगती हैं। अरे वही मैं बोली, मटकी फोड़। और सिर्फ रूपा को छेड़ने के लिए मैंने कह दिया, कैसे तुम्हारी तरफ देख देख कर हाथ मार रहा था।
हाथ देख देख कर हाथ हिला रहा था, इशारे करता था जैसे अच्छी तरह से तुम्हें जानता हो। मैं चाहती थी रूपा मुझे छेड़े, मुझे कहे वो तुम्हें हिला रहा था भाभी, मगर रूपा चुप रही। वो सिर्फ चुप इसलिए उसकी सांसें तेज़ हो गई। उसने फिर मुझसे देखा जैसे मेरी अंदर की कोई चीज़ टटोल रही हो। एक पल के लिए तो मैं भी घबरा गई, पर मैंने सोचा मैंने क्या किया है जो खामखा की चोर बनूं। मैंने दिलेरी से रूपा को बनाना शुरू किया। जब वो बहुत घबराई तो मैंने समझाया उसकी तो आदत है, मुझे क्या पता आज आज क्या होने वाला है। मैंने मुस्कुराते सर हिलाते हुए कहा, किस मार मार के मटकी फोड़ी थी उसने। हाँ, कैसे मार मार के उसने मटकी फोड़ी थी उसने। रूपा इस तरह से उठ खड़ी हुई और जाने लगी। मैंने देखा पहलू से उसकी धोती फटी हुई थी और उससे परे कुछ खून धब्बे थे। रूपा 1 साल से रसूला थी रजुस्सोला थी। मैंने कहा वो फिर शुरू हो गया है और फोहड़ नहीं जानती। धोती तो बदल ले कुटिया। मैंने लफ्ज़ों को थोड़ा चबाते हुए कहा, फटी पड़ी है, सब लहू लगा हुआ है। रूपा कुछ मुड़ी और धोती में फटी हुई जगह और खून के निशानों को छुपाते हुए हड़बड़ा कर बाहर निकल गई। मैंने उस वाक़ये को कोई ख़ास वो नहीं समझा। ऐसा तो करीब करीब हर लड़की के साथ होता है। सब वो औरतें बनती हैं, हौले हौले वो अपने आप संभालना सीख लेती है। हैं, कहीं जब भी वो फोहड़ रहती है, मैंने सोचा ये भी फोहड़ ही रहेगी। रूपा, रात जब कुछ हवा उसके मुझे पता चला ये सब जादू कुतिया की शब्द ने जगाया है। मुझे लिया पता बालू की माँ, तू तो जानती है हम यूं ही प्यार से भी एक दूसरे को कुतिया कहा करती हैं। मेरा ये मतलब थोड़ी था हम हिंडोलों पे गए हैं। रुपए पैसे सोने चांदी की हमारे देश में क्या कमी। कंजूस लोग पैसे पैसे के लिए मरने वाले। शादी ब्याह तेज त्योहार ये सब कानों की खुदों में बड़ी दौलत उठा लेते हैं और बीच चौराहे पे रख देते हैं, गोया कह रहे हों देखो देखो और चलो। मैं किरियत दास हूँ जिसके धनबाद में 3 कोयले की खाने हैं। कलकत्ते में रबड़ और प्लास्टिक की सबसे बड़ा कारखाना है। मुंबई में काटन क्रेन के गोदाम अपने रोटी से भरी पड़ी है। तो सानू दास के दिलों में लाखों का जुड़ा और चढ़ा गया है। मेरे ससुर ने मूर्तियां पर से सोने का जड़ा हुआ श्याम सुंदर की आंखों में पड़े पड़े नीलम लगवा दिया है। मैं अगरचे थकी हारी थी मगर साथ चली गई थी, यूं ही एक उम्मीद के साथ, और कुछ नहीं तो रौनक देख लूँगी। घर में क्या क्या रखा है, पड़ी रहे तो अच्छी। आपको खा जाऊंगी। वह भीड़ में 2-4 धक्कों के सिवा और कुछ न मिला था। उसके बाद हम घर चले आए और रूपा नहीं आई। हाँ, सब मन्नत समाजत कर रहे थे मगर रूपा ने एक ही ना पकड़ ली। सब जाते हैं, यह ऐसा ही करती है, इसलिए सारे परवान करते हुए भी किसी ने परवाह ना की। लौटते समय घर पहुँचे कि मैंने बार बार सोचा ये भी आ जाए, मगर उन्हें क्या पड़ी थी। उन्हें तो देश भर की रंडी चाहिए थे, दुनिया भर के दौलत, पैसे 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 के सिवा, और उन्हें कुछ सोचा ही ना। उनके बाप दादा ने हमारे कितने ख्वाहिश होती हैं। बाबू की माँ, हम अपने पति के साथ बाहर जाएं। मैं तो कहती हूँ उस बात में पति प्रेम भी इतना नहीं होना चाहिए जितना ये ख्याल होता है कि बाहर जाएं।
अपना आप दिखाएं, और जब कोई बहुत देखे तो अपने ही मर्द के लिए गंदे गंदे पर हाथ डालें। भगवान ने सब कुछ दिया है तो क्या समझते हो? तो मैं बैठूं, ठंडी ठंडी सांसें लूं, आहें भरूं, चलो मरूं, चलूं, चुल्लू मर्द मर्द। हाँ, हम इतना हार श्रृंगार जेवर कपड़े क्यों मांग चाहती हैं? इसलिए ना कि कोई देखे मगर हाथ न बढ़ाए। और भी उसे सारे इनकार में इकरार छुपा हुआ था। मन के किसी कोने में एक चीज़ पड़ी रहती है जो बाहर आते जाते मन चले की हिम्मत की ललकारती है। घर आते ही सीधे अपने कमरे में चली गई। अंदर से दरवाजे बंद करके मैंने अपने सब कपड़े उतार दिए और आईने में अपना आप देखने लगी। कभी इधर से कभी उधर से, फिर पत्थर बजा कर ऐसे ही बिस्तर में लेट गई। बाहर किसी ने हल्के से दरवाजे से खटखटाया। मैं चौंक उठी। कौन? मैंने पूछा। आहिस्ता से आवाज़ आई, रूपो। मैंने पास पड़े चादर लपेटे और उठकर दरवाजे को खोला। रूपो अंदर आई और वो रो रही थी। हाँ, जार जार रो रही थी। रूपो बोली, जब भी वो राधा बाजार से गुजरती हैं, राधा बाजार, जहाँ वो शीतल लदा, उसका नाम राधा बाजार, गुजरती नाके पर मुझे मिल जाता। इशारे करता, सीटियाँ बजाता, लेकिन मैं पास से गुजर जाती। बुरे बुरे मुंह बनाती, गालियाँ देती, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं भीड़ में चली गई सिर्फ इसकी उंगली उठाने पर। और फिर हम दोनों भीड़ से निकल गए और शिव मंदिर में चले गए, जहाँ मुसाफिरों के लिए कोठरियाँ बनी हैं। मैं कांपती जा रही थी। आखिर मैंने सोचा भी कि भाग खड़ी हो जाऊं, मगर मुझे कुछ करते ना बनी। उसके बाद मैं अंधे हो गई। मैं सच कहती हूँ बालू की माँ, मेरा सारा बदन कांपने लगा। पहले मुझे गुस्सा आया, नफरत पैदा हुई, फिर सब कुछ जाने कैसे अपने आप धुल गया। मैं जी में अपनी मूर्खताई पर हंसी। मुझे जभी क्यों ना पतला चला। जब मैंने रूपो से ये सब कहा था, अभी 12 दिन ही तो हुए थे जब वह रूपो नहाई, और आज अच्छा तो फिक्र न कर। मैंने रूपो से कहा, तूने कौन सा ऐसा काम किया है जो किसी माँ की बेटी ने नहीं किया? मगर अब तो अपना आपा संभाल। हाँ, महीना भर उबाल कर दे दूंगी। अब तो सोरा यहीं मेरे पास कहाँ जाएगी? उसको लकी में सब सोचेंगे ये क्या हो रहा है, कौन चल रहा है इस आधी रात के वक्त। और सुन, मैं तेरे शादी की बात चलाऊंगी, तू ओ आ मत कीजियो। करना भी है तो बस दिखावे के लिए, इतना ही जितना हम सभी करते हैं। मटकी फोड़ यूं ही साहे कोई राज मजवर का तो जभी भी मत। हाँ हाँ, जो बात अच्छी नहीं है, और जो अच्छी है सो अच्छी है। भगवान ने तो मर्द औरत को बना दिया, और जब से दुनिया बनी है वो एक दूसरे से पीछे भाग रहे हैं और भागते रहेंगे, जैसे चांद सूरज भागते हैं। लेकिन ये भी एक रास्ते पर जाते हैं। हाँ, ये नहीं उस गली उस बाजार से रास्ता काटा और पकड़ लिया एक दूसरे को। ऐसा तो दुनिया, संसार, ये धरती या आकाश सब नष्ट हो जाएंगे। साल के दिन कटते हुए हैं 365। इन 365 दिनों में एक बार सूरज चांद को भी पकड़ लेता है। बस इसलिए इंसान इस सूरज का भी रास्ता बना दिया है, और वो भी शादी का रास्ता।
जिसके सिवा कोई और दूसरा चारा ही नहीं है। शादी हो जाती है होती है तब माँ बाप भाई बहन खुद ब खुद का हाथ पकड़ा कर लड़के के हाथ में दे देते हैं। फिर तो कोई राजा महाराजा जज दीवान भी कुछ नहीं कर सकता। और मैंने रूपा को छाती से लगा लिया। हाँ, उसकी बहुत कुछ तसल्ली हो गई थी। मेरे पास पड़े पड़े वहीं सो गई। नींद आ गई तो मुझे यूं ही जमाइयाँ लेती, इधर से उधर उधर से इधर। हाँ, पहलू बदलती रही। कभी कभी मेरा हाथ रूपा के बदन पर पड़ जाता, मगर वो बेहोश पड़ी थी। सब कुछ सुन के एक सुख की नींद ले रही थी और मैं मटकी फोड़ रूपा का भैया। रूपा आईने में अपना बदन ये सब आँखों के सामने घूम रहा था। फिर मैं सोचने लगी, ये जो रूपा से कहती रही हूँ सच भी है या झूठ। सच इसलिए कि कोई कायदा कानून तो होना चाहिए। यूं ही मर्द औरत एक दूसरे से मिलते फिरें तो औलाद को कौन संभाले, कुंबा कैसे बने। और झूठ और इसलिए कि शादी 1-2 साल तक सब ठीक रहता है, फिर हौले हौले मर्द औरत एक दूसरे से इतना जान लेते हैं कि फिर जानने के बाद भी नहीं जान रहती। जैसे कोई आदमी हर साल अब्बू जाया करे या ससुर की तहसील के हज़ारों चक्कर काट डाले, फिर मसूरी की घाटियों में ये चढ़ने का मज़ा है नहीं। रूह सो जाती है और हौले हौले जिस्म में मुर्दा हो जाती है। जभी तो किसी दूसरे का हाथ लगे तो जिस्म और रूह दोनों चौंक कर जाग उठते हैं। ब्याहता जीवन में ये सब कुछ होता है। अगर औरत मायके ही जाती है रही, चाहे वो सब्र का मायका हो या मर्द दूर रहे, किसी ऐसे बड़े रेलवे का